हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर सेकंड है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, क्या था? वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन क्या होता है आप सभी जानते ही हैं। वन क्या होता है? एक विशाल भूक्षेत्र, बहुत बड़ी जमीन जिसपे पेड़ पौधे उगे हुए हों। ठीक है, पेड़ पौधे ये नहीं छोटे छोटे 4 फुट 5 फुट वाले, बहुत ऊंचाई वाले पेड़ पौधे हों। उस मान लो इतना बड़ा विशाल भूक्षेत्र है, वहां पे पेड़ पौधे हैं, कोई इंसान रहते नहीं है वहां पर। ठीक है, थोड़े बहुत मानव समुदाय रहते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, वो क्षेत्र जो है वो वनों के लिए वर्गीकृत है, नहीं भी है, लेकिन वहां पे वन है। वन मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, और वे पेड़ पौधे मानव ने नहीं उगाए। ठीक है, वो बिना किसी मानव हस्तक्षेप कतई नहीं है। वहां पर बड़े बड़े पेड़ पौधे, जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, कोई ऐसे विशाल क्षेत्र जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, वहां पे कोई मानव हस्तक्षेप नहीं है। वे बिना मानव हस्तक्षेप के बनाए गए हैं, खुद ही प्रकृति के द्वारा बने हैं। ठीक है, किसी ने पानी नहीं डाला, किसी ने धूप नहीं डाली, वो खुद ही होता रहा। ठीक है, और वहां पे कोई छोटी मोटी नदी भी जरूर होती है। ठीक है, ये तो होता वन। अच्छा, वन्य जीव क्या होता? वनों में रहने वाले जीव ही वन्य जीव है। जैसे वहां पे शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, ठीक है, जंगली जानवर और जितने पाए जाते हैं वही क्या है? वन्य जीव, जो वनों में रहने वाले जीव है। उसमें पेड़ पौधे भी आएंगे। ठीक है, संसाधन, संसाधन आप जानते हैं, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग हम करते हैं अपने काम को करने के लिए, आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा चैप्टर। चैप्टर का अर्थ हमने जान लिया। उसका अब हम जानते हैं सबसे पहले टॉपिक, हमारे कुछ टॉपिक है। पहला टॉपिक है प्राकृतिक सॉरी पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र? जैसे बोल देते हैं पारितंत्र, इको सिस्टम। ठीक है, मानव क्या होता है मैं बता रहा हूं। मानव और उसके समाज या उसके पर्यावरण, मानव और उसके पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी जीवधारी मिलकर एक विशिष्ट प्रकार के तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही होता पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब कि मानव और उसके एरिया में, ठीक है, हमारा कोई समाज होता है, हमारी ऐसा नहीं पूरी दुनिया में हम रह रहे हैं, पूरी दुनिया में कोई एक इंसान रहा, हम एक इंसान की बात करने लगभग यहाँ पे। ठीक है, उस एक इंसान या उसके लगभग उसी समाज में, उसकी सोसाइटी में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव, सभी जो सारे मानव हैं, वे सभी मिलकर, वहां के पेड़ पौधे, वहां के जितने भी जानवर हैं, वो सब मिलकर एक विशिष्ट प्रकार के तंत्र का निर्माण करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, इकोसिस्टम। ये पर्यावरण का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है? परिजमा आवरण। पर्यावरण मिलकर बना होता है परिजमा आवरण से। ठीक है, परि प्लस आवरण, तो ये ना पर्यावरण में बना होता परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों तरफ से, आवरण मतलब कि घेरा हुआ। हमें जिस चीज ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, जो हमारी हवा है, जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, वो क्या है? हमारा पर्यावरण। ठीक, तो ये तो होगा पारिस्थितिक तंत्र। अब हम पढ़ते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात क्या होता? ठीक है, वनस्पति, वनस्पति जात होता वनस्पति। वनस्पति मतलब कि वन में पाई जाने वाली। ठीक है, वन में पाए जाने वाले जितने भी
विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वो तो हो गया वनस्पति जात, ठीक है। और दूसरा क्या, प्राणी जात, ठीक है। प्राणी जात, प्राणी जात मतलब जिनमें प्राण होता है, जिनमें सांस होती है। अब उसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, ठीक है, जानवर भी आएंगे, मानव भी आएगा, ठीक है। ये होता प्राणी जात, जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो, जिसमें सांस हो, ठीक। भारत में वनस्पति जाति या प्राणी जाति। तो भारत में लगभग पूरी दुनिया के अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संसाधन संघ के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, आती रहती है, ठीक है, उसके अनुसार भारत में पूरे विश्व के लगभग 8% जैव उपजातियां पाई जाती हैं। जैव उपजातियां मतलब कि पूरे विश्व के, अगर हम जैव उपजातियों की बात करें, जैव उपजाति, जैव मतलब जिसमें जानो, उपजाति मतलब विभिन्न प्रकार के, जैसे कि एक शेर मान लिया, चीता, तेंदुआ, भालू, ठीक, हिरन, इस प्रकार के अलग अलग टाइप के, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप के पूरी दुनिया में मान लिया हमने 100%, मैंने आपको बताया कोई भी चीज अपने आप में 100% मान जाती है, तो पूरी दुनिया में लगभग 100% पाए जाते हैं, ठीक है। 100% उनकी एक मैंने मात्रा मान ली, उसमें से 8%, लगभग 8% कहां पाए जाते हैं, भारत में, ठीक है। और उस 8% को अगर हम संख्या में बदलें, वो जो 8% है उस अगर हम संख्या में बदले तो वो होता 16 लाख, मतलब 16 लाख जैव उपजातियां भारत में आज पाई जाती हैं, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार। असल में है या नहीं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरे विश्व की भारत में कितनी पाई जाती है, 8% जैव उपजातियां, जो कि संख्या में कितनी है, 16 लाख, ठीक। संख्या में कितनी, 16 लाख। अब हमने 16 लाख तो मान लिया, लेकिन आज जो हमारे पास पाए जाते हैं, आज जो हमारे पास जैव उपजातियां पाई जाती हैं, उनके ये जो संख्या है 2 या 3 गुना, मतलब आज हमारे पास लगभग 5 से 6 लाख उपजातियां ही, जैव उपजातियां पाई जाती हैं, और उनका 2 या 3 गुना कर लो तो कहां पहुंचोगे, 15-16 लाख, 15-16 लाख पर, ठीक है। 3 गुना पे पहुंचो तो 15 तिया 5 तिया 15, तो जो हमारे पास आज कितनी पाई जाती है, 5 या 6 लाख उपजातियां, लेकिन जो ये संख्या है ये कितनी है, इस संख्या के 3 गुना, मतलब रिपोर्ट के अनुसार भारत में 16 लाख जैव उपजातियां पाई जाती हैं, जो पूरी दुनिया का 8% है। लेकिन आज भारत में पाई जाने वाली जैव उपजातियों की संख्या कितनी है, कुल 5 या 6 लाख, ठीक है। परसेंट में गिने तो 2 या 3%। अच्छा, अब जान लेते हैं जो IUCN है, जो हमारे संसाधनों की संरक्षण की खोज करने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है संघ है, उसके द्वारा जो भारत में पाई जाने वाली जैव उपजातियां हैं, उन्होंने इन 5 रूपों में, 5 भागों में भारत के विभिन्न जो जैव उपजातियां हैं उनको बांटा है। कौन कौन सा, पहला है सामान्य जातियां, कौन सा, पहला है सामान्य जातियां। हमारे द्वारा, अभी मैं इसके बारे में बता रहा, लेकिन थोड़ा सा एक मिनट, हमारे द्वारा आज पर्यावरण बहुत गंदा किया जा चुका, जो पर्यावरण को बहुत ज्यादा, पर्यावरण का दोहन कर रहा, उसमें नंबर 1 पे कौन है, मानव ने पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। अब उसी पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु थे, उनकी उपस्थिति पर खतरा मंडरा रहा हुआ, ठीक है, उनकी उपस्थिति बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, एक गंभीर अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो उसी के रूप में ये पांचों बांटे हुए हैं, 5 या 6 हैं, 5 ही है, जिनके अनुसार हम देखेंगे कौन सी जाति ऐसी है जो आज ठीक है, कौन सी ऐसी जाति जो पहले थी लेकिन आज नहीं है, ठीक है। पहली हमारी सामान्य जातियां, सामान्य जातियों में वे जाति आती हैं जिनके जीने के लिए आज के जैसे पर्यावरण है वो काफी है, वही उनके लिए अनुकूल है। आज हमारे पास जो पर्यावरण है, आज जो हमारा पर्यावरण है, इन जातियों के जीने के लिए ये पर्यावरण भी ठीक है। पहले का था तो बहुत ही धांसू टाइप का था, लेकिन आज जो है ये गुजारा उसमें भी कर लेते हैं। आज जितनी इनकी संख्या बच रही है, सामान्य जातियां जितनी, मतलब कि जितनी इनकी संख्या बच रही है, हमारे पर्यावरण के लिए इनकी उतनी संख्या भी काफी है, हमारे पर्यावरण के लिए इनकी उतनी संख्या भी काफी है। ये कम है न ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं, सामान्य है, ये जितनी है उतनी बहुत है, हमें और ज्यादा की जरूरत नहीं। दूसरा क्या था, सुभेद जाति, दूसरा क्या था, सुभेद जाति, सुभेद जातियां, सुभेद, ये इंसान की जाति की बात नहीं हो रही, ये पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सुभेद जाति वे होती हैं
जिसमें जो इनके जिसमें पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, जीव जंतु, इनकी जो उपस्थिति है वो घटती जा रही है। जो इनकी उपस्थिति है वो घटती जा रही है, इनकी जो संख्या है वो घटती जा रही है, ये घट रहे हैं, संख्या जो है इनकी वो घटती जा रही है। मतलब जो आज हमारा पर्यावरण है, जो आज हमारा पर्यावरण है, अगर वो ऐसा ही चलता रहा तो ये घटते 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 खत्म हो जाएंगे। और इसी के जैसा एक दूसरा भी होता है दुर्लभ जातियां, इसी के जैसा एक दूसरा भी होता है जिसे हम बोलते हैं दुर्लभ जातियां। ये दोनों लगभग सेम सेम से होते हैं। ये तो ऐसे जिसकी संख्या घटती जा रही है हमारे पर्यावरण के द्वारा, इनकी जो इन्हें जिस प्रकार का पर्यावरण चाहिए, इन्हें जिस प्रकार का ऑक्सीजन लेवल चाहिए, जिस भी प्रकार का इन्हें हमारे पास से पारिस्थितिक तंत्र चाहिए वो तो हम दे नहीं रहे, तो इनकी उपस्थिति पर खतरा मंडरा रहा हो तो ये घटती जा रही है। और दूसरा ये भी ऐसी है, ये आज खतरे में है, ये आज खतरे में है। खतरा कैसा? ये खत्म होने वाली है, ये लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं। दुर्लभ मतलब जो कतई खत्म होने की कगार पर। सुवेद जातियां ऐसी जिनकी संख्या घटती जा रही है। अगर हमारा पर्यावरण ऐसा ही बना रहा तो ये घटते घटते खत्म हो जाएंगी, और ये पहले से खतरे में है। खतरे में ये भी है, ये भी है, पर ये इतने खतरे में है कि इनसे भी ज्यादा इनकी दुर्गति हुई पड़ी है। दुर्गति मतलब बहुत खराब इनकी स्थिति है। सामान्य जातियां जो आज जितनी हैं, जिस प्रकार इन इस मतलब कि इसमें आने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो आज जितने हमारे लिए उतनी काफी है, हमारे पर्यावरण के लिए उतनी काफी है, और इनके लिए हमारा बनाया हुआ जो आज पर्यावरण है वो भी काफी है। ठीक। तीसरा क्या था? स्थानिक जाति। तीसरा क्या था? स्थानिक। स्थानिक जातियां, स्थानिक जातियां होता किसी भी विशिष्ट प्रकार क्षेत्र में, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली, किसी भी विशिष्ट भू क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव जातियां। ठीक है। स्थानिक जातियां वे होती हैं जो अपने किसी निश्चित स्थान क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे कि अंडमानी टील। अंडमान निकोबार हमारा एक द्वीप समूह है जो आज भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें एक टील नाम का कोई जीव जंतु है वो पाया जाता। ठीक है। उसी का दूसरा एक वो है निकोबारी कबूतर। निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ही है, तो अंडमान में पाई जाती है टील, निकोबार में पाई जाती है कबूतर। तो वो ऐसे ही कि अलग अलग कहीं नहीं पाए जाएंगे, अलग अलग ये नहीं कि अब आप भारत में वहां पे यूपी में ढूंढ रहे हो इन्हें, ठीक है, बिहार में ढूंढ रहे हो, दिल्ली में ढूंढ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहां पाए जाएंगे? अपने एक निश्चित भू क्षेत्र में पाए जाएंगे। और निश्चित कौन सा? जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा पाया जाएगा? टील है, कबूतर है। ठीक है। और अब आते हैं हम लास्ट। लास्ट क्या है? लुप्त जातियां। लास्ट क्या है? लुप्त जातियां। ऐसी जाति जिनके रहने सहने के लिए जैसा पर्यावरण चाहिए था। सारी बात पर्यावरण की है। इन सारियों के जीवन के लिए हमें केवल एक ही चीज बचानी थी, क्या था? पर्यावरण। और उसका हमने इतना नाश करा, इतना नाश करा, अब इन सबका नाश होगा। इनका नाश हुआ, हमारा पर्यावरण और घट रहा, और पर्यावरण घटते घटते क्या हो रहा? इन सबके साथ दिक्कत होती है। ये घटेंगे, हम घटेंगे, बात वही है। इनके बाद हमारे नंबर है। ठीक है। पहला आता है लास्ट है लुप्त जातियां। लुप्त जातियां, लुप्त नाम से आप समझ चुके हो, लुप्त होता दुबकना, गायब होना। तो ऐसी जातियां या ऐसी जीव उपजातियां जिन पे हमने ऐसा संकट मंडराया, हमने ऐसा संकट मंडराया, जिनके लिए हमने ऐसा पर्यावरण उपलब्ध करा, ऐसा पर्यावरण उपलब्ध करा, जिनके लिए आज कोई मतलब कुछ बचा नहीं है। मतलब क्या है? दोबारा समझो। लुप्त उपजातियां वे उपजातियां जिनके जीवन के लिए जैसा पर्यावरण चाहिए था आज वैसा बचा नहीं है। हमने उस पर्यावरण का इतना बुरा स्तर कर दिया है। स्तर जो होता है पर्यावरण का स्तर, वो इतना नीचे जा चुका, इतना नीचे जा चुका कि इसमें आने वाली जितनी भी जैव उपजातियां थी वो आज खत्म हो चुकी है, घट रही है, या बहुत ना के बराबर बची है। पर जहां ये रहती थी, जब इन्हें वहां पर ढूंढा गया तो वहां पर नहीं मिली। ठीक है। जैसे कि एशियाई एशियाई चीता, ठीक है, हाथी,
और मगरमच्छ होते हैं, ये हैं पर कम है, इसे इसमें नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसे ही चीता, हाथी, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये कुछ ऐसी जैव उपजातियां हैं, ठीक है, जाति उपजातियां, जो अपने निश्चित शांत क्षेत्र पर रहती थी, ठीक है, लेकिन जब इन्हें वहां ढूंढा गया तो ये वहां से गायब है, या तो वहीं से गायब है, या उस निश्चित क्षेत्र से गायब है, या उस प्रदेश से गायब है, देश से गायब है, या पूरी दुनिया से गायब है, पता नहीं, पर इस टाइम ये कहीं नहीं मिली, ठीक है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी, इनको कोई तत्व मिले, कोई अवशेष मिले, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, तो या तो ये खत्म हो चुकी है, या ये खत्म होने के कगार पर है, ठीक। अब आता भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण, भारत में वन, ठीक है, भारत में वन, और दूसरा क्या, वन्य जीवन संरक्षण, भारत में वन, भारत में वन, इससे क्या समझते हैं, भारत में वन पाए जाते हैं, ठीक? भारत में वन है। अब हम देखते हैं 81,000 जैव उपजाति है भारत में, भारत में क्या है, 81,000 जैव उपजाति, भारत में क्या है, 81,000 जैव उपजाति वन वाली, ठीक है, यह है वन वाली, भारत में 81,000 जैव उपजातियां, उनमें से, अच्छा ये तो अलग, 47,000 क्या है, वनस्पति जात, और इनमें से 15,000 कैसी हैं, मूल भारतीय, अभी समझा दूंगा, पहले लिख लूं, मूल भारतीय। भारत में 81,000 टाइप के, 81,000 टाइप के, 81,000 तरह की जैव वन उपजातियां, ठीक है, वन्य जीव उपजातियां हैं, ठीक है, जिनमें जानवर वगैरह आते हैं, ठीक है, जिनमें जानवर आते हैं, जैसे कि शेर, चीता, मेंढक, सब लेने हैं इसमें, सांप, आप जितने टाइप लिखा सको वो सब जानवर हो गए। अच्छा ये है, एक तो ये हो गया 81,000 है, तो 47,000 टाइप के कौन से हैं, 47,000 टाइप के हैं वनस्पति जात, जिसमें पेड़ पौधे हैं, जैसे कि शाल का ले लो, चीड़ है, देवदार है, ठीक है, यव है, हिमालयन यव, हिमालयन यव एक प्रकार का पौधा होता, जिससे निकलने वाला एक रसायन है, उसका नाम है टैक्सोल, ठीक है, हिमालयन यव एक प्रकार का पौधा है, पेड़ है, जिससे एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है, उसका नाम क्या है, टैक्सोल, टैक्सोल, और ये दवाई है, एक प्रकार की दवाई है, और दवाई किस चीज के लिए, कैंसर के लिए। तो इससे इतनी दवाई निकालने की कोशिश करी जा चुकी है, इतनी कोशिश करी जा चुकी है कि अब इस पेड़ की उपस्थिति पे ही खतरा मंडरा रहा, ठीक है, मतलब मानव ने इतनी हद कर दी कि सब चीज का नाश करके छोड़ना हमें, ठीक है। और 47,000 क्या है, 47,000 है वनस्पति जात, मतलब कि 47,000 टाइप के पेड़ पौधे हैं, 47,000 टाइप के पेड़ पौधे हैं, उनमें से 15,000, उनमें से 15,000, 47,000 है, लेकिन उनमें से 15,000 कैसे हैं, मूल भारतीय, जो पहले से ही भारत में थे। लेकिन 32,000 कैसे हैं, 32,000 कैसे हैं, जो 32,000 है, 15 और 32 कैसे हो गए, 47, तो 32,000 कैसे हैं, जो इधर उधर से आए, जैसे कि औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल कौन सा होता है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब भारत गुलामी की जिंदगी जी रहा था, तो उस टाइम वो बाहर गए, अंदर आए, बाहर गए, दूसरे देश में गए, फिर वापस आए, फिर दूसरे देश में गए, फिर वापस आए, फिर तीसरे देश में गए, फिर वापस आए, तो उस टाइम जो अपने अपने जो उनका जैसे मन करा वो पेड़ पौधे लाए, उन्होंने अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पेड़ पौधों का रोपण किया, रोपण मतलब उगाए, और उसमें ये 32,000 के टाइप के हैं, और फिर ये 15 कैसी हैं, जो पहले से ही भारत में, दोबारा बता रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, भारत में जैव उपजातियां पाई जाती है 81,000 टाइप की, जैव उपजाति मतलब कि जिनमें जान होती है, जो जानवर टाइप के होते हैं, ठीक है, जिनमें जो जानवर टाइप के होते हैं। अच्छा 47,000 कौन से, जो वनस्पति जात है, जो वनस्पति जात है, जैसे कि जो पेड़ पौधे आते हैं, इसमें कौन से, इसमें आते हैं पेड़ पौधे, वनस्पति वाले में आते हैं पेड़ पौधे, इसमें आते हैं जानवर ऊपर वाले में, और इसी वनस्पति जात में से 15,000 कैसे थे, भारत के मूल, इसी वनस्पति जात में से भारत के कैसे थे, 15,000 मूल, लेकिन जो 32,000 है, वो 32,000 कैसे, 32,000 कैसे हैं, वो दूसरे देशों के, जो हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों के द्वारा या किसी और परिस्थिति के द्वारा भारत में लाकर रोपे गए, वो भारत के मूल थे नहीं, बाहर से आकर रोपे गए हैं, रोपे गए मतलब गाड़े गए हैं, उगाए गए हैं। अच्छा औपनिवेशिक काल की बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो गए, ये तो हो गए, मैं बात करता हूँ औपनिवेशिक काल की।
औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल होता है जब भारत के ऊपर राज कर रहे थे अंग्रेज, मतलब कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। भारत पर अंग्रेजों का शासन था, सीधा सा मतलब अगर मैं बहुत प्यारी भाषा में बोलूं तो गुलामी के टाइम, जब भारत गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहा था, जब भारत के लोग गुलाम थे किसके, अंग्रेजों के, उस टाइम अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा हद कर दी, बहुत ज्यादा अति कर दी, किसी भी काम करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा अति कर दी। उन्होंने क्या काम करा, भारत से जितने प्रकार के संसाधन है, संरक्षण है, संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है वो भारत में नहीं करा। भारत से सामान उठाया, कहां पहुंचाया, अपने देश, जहां के वो थे, ब्रिटेन के, फ्रांस के, जहां के भी थे, ब्रिटेन के थे वैसे, ठीक है, पुर्तगाल के आए थे, डच के आए थे, तो उन्होंने जो भी जिस टाइम आया उन्होंने भारत से सामान लिया और कहां पहुंचाया, अपने देश। भारत से सामान लिया, कहां पहुंचाया, अपने देश। ब्रिटेन के ज्यादा टाइम कौन रुके, ब्रिटेन, ठीक है। तो ये तो थी गुलामी वाली जिंदगी। अब इन्होंने क्या काम करा, भारत में कृषि करी, भारत में कृषि करी, कृषि मतलब खेती, कृषि मतलब खेती, खेती के लिए भूमि साफ करनी होती है। पहले क्या थे, यहाँ पे वन ही वन थे, यहाँ पे क्या था, वन ही वन था, वन ही वन, वन वन, वन मतलब जंगल। अब उन जंगलों को साफ करके क्या करा गया, खेती। तो वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा भूमि का दोहन कर दिया, वहां पे बहुत ज्यादा भूमि खत्म कर दी, कैसी बना दी, खेती की, ठीक है। दूसरा, रेल लाइन स्टार्ट करी, रेल लाइन स्टार्ट करी। रेल लाइन में क्या काम करा, पहले तो रेल लाइन लगाने के लिए या रेल चलाने के लिए उन्हें रास्ता चाहिए था, रास्ता चाहिए, रास्ता वनों में को निकाला, या जैसे भी निकाला, जहां को भी निकाला, वहां पर रोड साफ करी, रोड साफ करी। ऐसा तो है नहीं कि केवल रोड रोड पे चलाएंगे, जब प्लेन प्लेन रोड है वहां तो चला ली, अब साइड में आगे वन आया तो बस ट्रेन हमारी यहीं तक चलेगी। अब क्या करना पड़ा, वन को काटते हुए, मतलब ये मान लो ये हमारी रोड है, ये तो है नहीं केवल यहीं तक चलाएंगे, ये तो है नहीं केवल यहीं तक चलाएंगे अपनी रेल। अब ये आगे लेके गए, आगे लेके जाने के लिए उन्होंने क्या काम करा, वनों की कटाई, यहाँ पे वनों की कटाई करी। अच्छा, दूसरा, यहाँ तो वनों की कटाई करी करी, जो रेल की पटरी होती है उस पर ऐसे करके पट्टे बिछाए जाते हैं, रेल के, ओ लकड़ी के पट्टे बिछाए जाते हैं। ये जो पट्टे होते हैं ये वाले, ये लकड़ी के होते हैं, और ये लकड़ी कहां से आएगी, वनों से। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने पूरा फुल मजा उठाया भारत के जो लकड़ी का या वन संसाधन था उसका, वन संसाधन का अंग्रेजों ने फुल मौज करी, ठीक है। अंग्रेजों ने फुल मौज कर दी किस चीज की, हमारे वन संसाधन की, उसका कतई नाश करके गए, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र हो चुका, वनस्पति जात हो चुका, सामान्य ये सारी जाति हो चुकी, भारत में वन संरक्षण हो चुका। अच्छा, वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण जान लेते एक बार, होता क्या है, वनों का वर्गीकरण जान लेते एक बार, होता क्या है। जो भारत के बड़े बड़े खगोलविद हैं, भूगोलविद हैं, ठीक है, वैज्ञानिक हैं, उनके अकॉर्डिंग जो आज हमारे पास वन है, जो आज हमारे पास वन है वो तीन भागों में बांटे गए, आरक्षित, दूसरा रक्षित, तीसरा कौन सा, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन। नंबर वन, देखो, वनों को किसने, भूगोलविदों ने, भूगोल वाले या जो खगोलविद होते हैं उन्होंने तीन रूपों में बांटा, या जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने तीन भागों में बांटा। कौन कौन सा, वनों को बांटा, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ठीक है। अच्छा, बांटा क्यों, क्योंकि जो वनों की स्थिति थी, जैसे हमारे जो जीव है, वन्य जीव है, उनकी उपस्थिति पर खतरा मंड रहा है, इसी प्रकार से हमारे जो वन है उन पे भी खतरा मंड रहा है। मंड रहा क्यों रहा है, एक तो भैया वो अंग्रेज थे, उन्होंने काम खराब कर दिया। दूसरे जो हम है, पेड़ों की कटाई तो कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई तो कर रहे हैं, पर रोपेगा कौन, रोपण, रोपण मतलब कि पौधे लगाना, लगा नहीं रहे, कटाई चल रही है बराबर, बढ़िया स्पीड पे लग रही है, लेकिन रोपण, पौधे लगाए नहीं जा रहे। तो कट तो रहे हैं, घट तो रही है संख्या, लेकिन बढ़ाई नहीं जा रही। दूसरा, अब हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए हमें बहुत सारे संसाधन चाहिए होते हैं, तो उसमें से लकड़ी बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, लकड़ी। तो लकड़ी के लिए हमें वन जगह पेड़ साफ करने पड़ते हैं। दूसरा, बहुत से फैक्ट्री ऐसी होती है जो वनों में लगाई जाती है, वहां पर वन क्षेत्रों का नुकसान होता,
वहां पे वन क्षेत्रों का नुकसान होता है। तो इस प्रकार से तो वनों का नुकसान हो रहा। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, खगोलविद हैं, भूगोलविद हैं, उन्होंने वनों को 3 भागों में बांटा जो इनकी उपस्थिति दर्शाता, जो इनकी उपस्थिति दर्शाता है। नंबर 1 होता आरक्षित वन। आरक्षित वन, अब इनके बारे में ठीक से समझ लेंगे एक बार। आरक्षित वन, आरक्षित वन, आरक्षित वन होता क्या है? आरक्षित वन होता क्या है? ऐसा वन क्षेत्र, ऐसा वन क्षेत्र जो सरकार द्वारा, सरकार यहाँ की जो नीतियां उनके द्वारा निश्चित कर दिया गया हो कि वहां पर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, वनों में क्या होता, वनों में क्या होता, जो वहां पे रहने वाले उसके आसपास के लोग होते हैं। ये तो है नहीं कि दिल्ली का आदमी जम्मू एंड कश्मीर जा रहा, किस लिए? हम थोड़ी सी लकड़ी चुगने जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो वहां के जो लोग हैं, मान लो जम्मू कश्मीर में क्या है, वन है, माना जम्मू कश्मीर में वन है, बहुत धांसू तरीके के, धांसू लेवल के। तो वहां के जो आसपास के जो लोग होते हैं, जो उन वन क्षेत्र में रहने वाले, मान लिया इस निश्चित क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, ये हो गए वन। तो यहाँ जो आसपास में वन जो लोग पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जीवन यापन के लिए, जो अपने जिंदगी की गुजारने बसारने के लिए वो वनों पर निर्धारित, वो वनों पर आश्रित होते हैं, वनों पर आश्रित होते हैं। मतलब कि क्या, वहां से लकड़ी लाएंगे चुग कर, लकड़ी लेने जाएंगे। ठीक है, अपना जो वन समुदाय होते हैं, वो पेड़ पौधों को देवता, जो मतलब कि वहां पर रहने वाले समुदाय होते हैं, वहां पर रहने वाले समुदाय होते हैं, वो पेड़ पौधों को, बहुत से ऐसे समुदाय होते हैं जो अपना जो देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। ठीक है, तो वहां उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन लकड़ी है, लकड़ी लेने लाने के लिए पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। ठीक है, वहां पर रहते हैं, रहने के लिए थोड़ा बहुत उन्हें जमीन साफ करनी होती है। तो वहां पे जो एक पेड़ हो सकता था, वहां पे वे रह रहे हैं। अब एक एक करके अगर सारे घेर लेंगे तो वन कहाँ रहेगा? कोई इंसान कहेगा भाई मैंने तो एक ही पेड़ का तो घेरा, एक पेड़ से कौन सा उद्धार हो रहा। लेकिन अभी एक एक करके सब घेर लेंगे तो उद्धार जरूर हो जाएगा पेड़ पौधों का, सारों का, हमारे भी और उनका भी। ठीक है, लकड़ी चुगने जा रहे हैं तो क्या हो रहा, वहां पे पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा। तो एक होता आरक्षित वन, इसमें क्या होता, ना तो लकड़ी चुगी जाएगी, ना कोई रहेगा। इसमें केवल सरकारी देखरेख होती है, यहाँ पे देखरेख वाले लोग रहते हैं कि इस पेड़ में कोई, इस वन में कोई घुसा ना। हमने मान लो ये हमारे पास जमीन है टोटल, हमने इसमें से इतना क्या कर दिया, आरक्षित वन में डाल दिया। इतना क्षेत्र क्या है, आरक्षित वन में डाल दिया। अब चाहे सब लोग इसमें जरूर घूमे, चाहे सब लोग घूमे इसमें, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं घुसेगा। यहाँ पे अपनी भैंस चराओ, यहाँ पे रहो, यहाँ पे लकड़ी चुगो, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ नहीं होगा। यहाँ केवल सरकारी देखरेख होगी। ये क्यों बचा लिए जाते हैं, ये क्यों बचा लिए जाते हैं? जो हमारा थोड़ा, एक तो प्रकृति के साथ थोड़ा ठीक से रहना चाहिए, प्राकृतिक चीज होती है। तो प्रकृति की एक तो बचाव हो रहा है, प्रकृति का बचाव हो रहा। हमारे जीने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस चाहिए। और ऑक्सीजन कहां से मिलते हैं, पेड़ पौधों से। हम पेड़ पौधों को इसलिए बचाते हैं, तो ठीक। दूसरा, ये ऐसे होते हैं जो आने वाले टाइम में, ये ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जो आने वाले टाइम में हमारा विकास कर सकते हैं, तो इन्हें संसाधन के तौर पर बचा दिया होता। इन्हीं से एक एग्जैक्ट मिलता जुलता होता दूसरा कौन सा, रक्षित, रक्षित वन। दूसरा कौन सा, रक्षित वन। दूसरा कौन सा, रक्षित वन। पहला कौन सा, आरक्षित। सारे को एक बार पढ़ा के समराइज कर दूंगा 5 मिनट में, ठीक है। पहला आरक्षित होगा, दूसरा कौन सा होगा, रक्षित वन। रक्षित वन का क्या है, मान लिया ये तो हमने एरिया बांट दिया, ठीक है, ये तो हमने एरिया बांट दिया। अब दूसरा क्या है, हमने इतने को मान लिया रक्षित में बांट दिया, इतने को हमने क्या कर लिया, हमने इतने को बांट दिया रक्षित में। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसे ऐसे वन होंगे जो हमारा संसाधन के तौर पर काम करेंगे, जो हम अपने संसाधन के तौर पर काम करा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यम, हिमालयन यम एक प्रकार का पेड़ है, पौधा है, जिससे टक्सोल नाम का एक रसायन निकाल जाता है, और वो टक्सोल नाम का रसायन कैंसर के काम आता, कैंसर की दवाई बनाने के काम आता। तो इसमें ऐसे ऐसे वन होते हैं, इसमें भी और इसमें भी पेड़ पौधे होते हैं। इसमें क्या है, इसमें कोई नहीं घुसेगा। लेकिन इसमें क्या है, अपने शोध के लिए, अपनी खोजबीन के लिए वैज्ञानिक इसमें शोध करते रहते हैं, इनके साथ इनमें संसाधन की खोज चलती रहती है। तो यहाँ पे भी कोई नहीं घुसेगा, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप चलेगा मानव का, आम आदमी का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप चलेगा। अच्छा, बाकी जो बची हुई जमीन है, दिख कितनी रही है, हमारे पास इतनी जमीन है, लेकिन आम आदमी के यूज में कितनी जमीन आ रही है, केवल ये जमीन। ये कौन सी है, अवर्गीकृत,
मतलब सर टुच्चे लेवल की, सबसे घटिया लेवल की जो जमीन बचती है, सबसे घटिया लेवल के जो वन क्षेत्र बचता, वो कर दिया जाता है अवर्गीकृत वन। उसमें क्या होता, आम आदमी की वो एक आम आदमी की पहुंच में होते हैं, सरकार की पहुंच में होते हैं, सभी की पहुंच में होते हैं, वो वहां पर कोई भी आ जा सकता, लेकिन वहां पे है क्या, जितनी क्रिस्प टाइप का था, जितना क्रीम था, जितना लेयर फ्लेयर वाला था मामला, जो बहुत अच्छी चीज थी, वो तो आपने रख ली आरक्षित और रक्षित, वो तो सरकार ने बचा लिया। अब यहाँ आम आदमी को क्या मिल रहा, घंटा अवर्गीकृत क्षेत्र मिलेगा। उस अवर्गीकृत क्षेत्र में होगा ना, तो अच्छे वन होंगे, ना अच्छा संसाधन होगा, ना अच्छी जमीन होगी, ना अच्छी भूमि होगी, ना अच्छी खेती होगी। ठीक है, वहां क्या कर सकते हैं आम आदमी, केवल थोड़ा बहुत अपने गाय भैंसों के लिए चला सकता, वहां पर रहने लग जाता आम आदमी। जब कुछ होता नहीं है तो वहां पर रहने लग जाता। अब ये अवर्गीकृत कैसा वन, मान लें इस सारे में पेड़ पौधे तो होते नहीं, इतनी अच्छी तो जमीन ये बचती नहीं, मान लें इतने में आदमी रहना स्टार्ट कर देगा थोड़े से में कि यार यहीं पे हम चराएंगे, यहीं पे लिखाएंगे पढ़ाएंगे, सब कुछ यहीं पे होगा, रहेंगे भी यहीं पे, अपनी बकरी यहीं चुगाएंगे, अपना पेड़ पौधे यहीं से उगते रहेंगे, यहीं से खाने पीने की चीजें मिलती रहेगी, तो यहीं रहना स्टार्ट कर देता। अब क्या होता, थोड़ी जमीन यहाँ गिरी, दूसरा देखा देख वो यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, तो ऐसे करते करते जो ना, अब ये एक आदमी आया, स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये आदमी एक आया, वो कह रहा ओ इतना बड़ा वन है, मेरे इतने से क्या जाने से कुछ हो रहा, इतना बड़ा वन है, मैं इतने से मैं तो आकर रह रहा हूँ, इससे कुछ थोड़ी ना हो रहा। ठीक है, उसकी बात ठीक है। अब दूसरा भी यही आके आएगा जी, ये तो एक उसके पास दो कारण है, कैसा, एक तो जी पहले से ये रह रहा, अगर सरकार भगाएगी उन्हें, मान लो इस आदमी को तो सरकार ने भगाया नहीं, क्या है चलो ये मैं कुछ कह रहा हूँ, ये कारण मैं कुछ कह रहा हूँ, इतना बड़ा वन है, मैं तो अकेला छोटा सा में रह रहा हूँ। ठीक है, मान लिया रहवा दिया उसे, मान लिया रहने दिया, तो दूसरा है उसके पास दो कारण है, इतना बड़ा वन है मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दो, इतना बड़ा वन है मुझे भी थोड़ी जगह दे दो, और दूसरा आपने जब विषय नहीं भगाया मुझे क्यों भगा रहे हो, आपने जब विषय नहीं भगाया मुझे क्यों भगा रहे हो, तो दूसरा भी यहीं आकर रहेगा गारंटेड। ठीक है, तीसरे भी आएगा, चौथे भी आएगा, पांचवे भी आएगा, तो दो चीज होती है, या तो इन्हें बसने ही ना दो, या तो इन्हें बसने ही ना दिया जाए, या बसाओ तो भैया वन खत्म हो रहा, बसाओ तो वन खत्म हो रहा, यहाँ दिक्कत है, और ना बसाओ तो क्या दिक्कत है कि जी सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है, सरकार हमें बचाती नहीं है। अच्छा, सरकार तो हमें बचा नहीं रही, लेकिन जब पेड़ पौधों को बचाने का अनुभव आता लोगों का, तो वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पहले तो अभी हम घर में लेटेंगे। तो इस प्रकार से वनों को बांट दिया जाता, कौन से में, आरक्षित में, रक्षित में और अवर्गीकृत में। अच्छा, थोड़ा सा एक बार समराइज कर देता हूँ, ये पूरे चैप्टर का क्रक्स बता दिया मैंने आपको। ठीक है, एक क्लास में पूरा चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है, थोड़ा सा बच रहा उसे बताऊंगा, पहले से पढ़ा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ऐसा कि एक निश्चित पर्यावरण क्षेत्र में पाए जाने वाले आम आदमी, मानव, मानव का समाज और वहां पाई जाने वाली जैव जातियां जातियां, उन सभी के द्वारा मिलकर एक विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रकार के तंत्र का निर्माण करा जाता, एक पर्यावरण का निर्माण करा जाता, किसी का, पर्यावरण का। वो क्या होता, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र, जिसे इकोसिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, इको सिस्टम। ठीक है, ये तो होगा पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, उसमें मानव होता। ये जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, ये पर्यावरण का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे कि घर का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है कमरा, इतना बड़ा घर है, ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा कमरा होगा, ये नहीं है कि ये कमरा ही पूरा घर है, तो ऐसा नहीं है कि एक जो हमारा पारितंत्र ये पूरा पर्यावरण है, नहीं, घर की बात घर होती है, ये तो कमरा है, एक छोटा सा रूम है, तो यह घर, यह रूम, ये क्या है, रूम, तो एक पर्यावरण का बहुत छोटा हिस्सा होता है क्या, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। अच्छा, हम आगे चलते हैं। संसाधन संरक्षण संघ द्वारा पेड़ पौधों की उपजातियां बांटी गई। अच्छा, उससे पहले एक मिनट, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में विभिन्न प्रकार के वनस्पति जात प्राणी जात पाए जाते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के वनस्पति पाई जाती है, भारत में विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। वनस्पति कैसी पाई जाती है, भारत में 8%, पूरे विश्व में कितनी पाई जाती है, पूरे विश्व में पाई जाती है, मान लिया 100%, कुछ भी चीज अपने आप में 100% होती है। आप अगर एक गिलास पानी की बात करें तो वो भी जो उसके अंदर पानी है वो भी अपने आप में 100% है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में अगर 100% पाए जाते हैं, तो उसमें से 8% कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। और ये जो 8% है, अगर हम इसे संख्या में दर्शाएं, अगर हम इसे संख्या में दर्शाएं तो ये कितना होता, 16 लाख। ये तो ही कागजी चीज जो कागजों में लिखी हुई है, जो हमारी किताबों में लिखी हुई है, लेकिन असल में ना तो ये 8 लाख% बच रही है, ना तो ये 8% बच रही है आज, ना ही ये 16 लाख% बच रही है। अगर लाख परसेंट में देखें तो 5 से 6 लाख% ही बच रही है, 6 लाख ही बच रहे हैं। 16 लाख में से कितने बच रहे हैं, केवल 5 या 6 लाख। अच्छा, और परसेंट में गिने तो 2 या 3% ही हमारे पास क्या बच रहे हैं, वो वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक, दूसरा, हाँ,
सामान्य जातियां वे जातियां जो आज जितनी हैं उतनी काफी है हमारे पर्यावरण के लिए। जो जातियां आज जितनी हैं उतनी ही काफी हैं, उनका कम होना ज्यादा होना अभी हम कोई नहीं सोचते कि जितनी है ये बहुत है, जितनी है ये बहुत है, ना तो कम है ना ये ज्यादा है, ठीक है, सामान्य है। और उनके जीवन यापन के लिए जो आज हमने पर्यावरण बना दिया, जितना गंदा पर्यावरण बना दिया, उनके लिए वो भी ठीक है। दूसरा आता सुभेद जातियां, ये जातियां जो लगातार कम होती जा रही हैं, खतरे में है, वे जातियां जो खतरे में है, वे जातियां जो खतरे में, अगर हमारा ऐसा ही पर्यावरण चलता रहा, ये सारी बात ये पर्यावरण पे है, जो मैंने अभी तक इतना सारा लिखा ढेर सारा, वो केवल पर्यावरण पे है, ठीक है। तो बार बार पर्यावरण का नाम लूंगा, ऑकवर्ड फील कठिन होगा आपको। तो सुभेद जातियां कौन सी होती है? जो खतरे में है, जो खतरे में है। हमारा जो पर्यावरण है उसके अनुसार, हमारा जो पर्यावरण है उसके अनुसार इनके जीवन यापन के लिए इतना भी पर्यावरण नहीं बचा जो अपना जीवन ढंग से काट ले, तो ये खतरे में है, ठीक है। अब अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, अच्छी हवा नहीं मिलेगी, तो हम ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे, ठीक है, घुट घुट कर मरेंगे, जिसे कहते हैं घुट घुट कर मरना, तड़प तड़प कर मरना, वही वाला खेल है यहाँ पे भी। दूसरा होता है दुर्लभ जातियां, ये जो घटती जा रही है, डेली घट रही है, डेली घट रही है, अभी हमें परवाह नहीं। किताबों में छाप दिया, किताबों में छापने से कुछ हो रहा, मैंने बोर्ड पे छाप दिया, मेरे बोर्ड पे छापने से कुछ हो रहा, कुछ होगा तब जब हम इन सब के लिए सजग होंगे, जब हम इनके लिए जागरूक होंगे। जागरूकता बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, थोड़ा बड़े में लिख दूंगा, जागरूकता, जागरूकता, ठीक है, जागरूकता, अवेयरनेस बोल देते हैं, जागरूकता। जागरूकता मतलब हम किसी भी चीज के लिए हमारा दिमाग इतने अच्छे रूप से जागरण हो, जागरण मतलब हम जिंदे हों उस चीज के लिए, हमारा दिमाग जिंदा हो, मरे हुए जिंदगी नहीं जी रहे, बस टाइम कट रहा है, सुबह को गए नौकरी पर, आए खाना खाए सो गए, सुबह को फिर गए, फिर सो गए, आए सो गए, गए घर, नौकरी पर गए, घर आए सो गए, घर गए आए सो गए, ऐसा नहीं। हम किसी भी काम को करने के लिए सजग हैं, अपने जिंदे दिमाग से कुछ काम कर रहे हैं, अपने जिंदे दिमाग से कुछ काम कर रहे हैं, तो वो होती है जागरूकता। किसी भी चीज को बचाने के लिए, कुछ भी काम को करने के लिए जब हम बहुत ज्यादा तत्पर होते हैं, उत्सुक होते हैं, वो होती है जागरूकता, ठीक है। तो स्थानिक जातियां कौन सी हैं? जो अपने किसी विशेष स्थान पर पाई जाती हैं, इधर उधर नहीं पाई जाएंगी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी घूमती हुई कि जी थोड़ा घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आज हमारा घूमने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने किसी निश्चित स्थान क्षेत्र में पाई जाती है, वहां खूब घूमो, वहां खूब घूमो, मान लो पूरी दुनिया इतनी है, माना एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल हमेशा सच्चे नहीं होते, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, हमेशा सच्चे नहीं होते, केवल एक चीज दिखाने के लिए, उस चीज को वहां तक, आपका दिमाग वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ बातें बताई जाती हैं, ठीक है। मान लिया ये शेप है दुनिया का, शेप तो ऐसा है, शेप तो ऐसा करके कुछ गोल है, लेकिन मैंने आपको चकोर बता दिया, ठीक। अब उंगली मत पकड़ लेना कि भैया चकोर है, चकोर है, मैंने बताया केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस पर पहुंचना। मान लिया इतना बड़ा है हमारा पृथ्वी, अब इसमें से यहाँ क्या है, यहाँ स्थानिक जातियां रहती हैं, यहाँ क्या रहती हैं, यहाँ स्थानिक जातियां रहती हैं, तो ये यहाँ आपस में खूब घूमो, यहाँ खूब घूमो, ऐसा नहीं ना घूमने फिरने का मन नहीं है, जीव जंतु है वो यहाँ पे खूब घूमो, लेकिन बाहर नहीं देखने के लिए मिलेंगे, तो ये होते हैं स्थानीय जाति, अपने स्थान पर खूब, लेकिन बाहर कहीं नहीं। इसमें क्या है, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, इस टाइप के, ठीक है। लुप्त जातियां, सबसे डेंजर जातियां हैं ये, डेंजर ये नहीं है, डेंजर तो हमें है, डेंजर तो हमें, हमारे करे काम है, हमारा चलाया गया बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस है, बहुत बड़े बड़े भट्टे चलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती हैं, उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण में जाता है, ठीक है, फिर बारिश पड़ती है, वही जो पर्यावरण में जमा था धुआं, वो केमिकल के रूप में बारिश से बरसेगा, ठीक है, वो बारिश से बरसेगा, पेड़ पौधों में दोबारा जाएगा, वो घटते चले जाते हैं, ठीक है, उन पर असर भी पड़ता। तो लुप्त जातियां होती हैं जो घट चुकी, जो ये कैसी है, जो घटती जाएगी, ये तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। ये कैसी है, जो घटती जा रही है, ये कैसी है, जो शायद घट चुकी, जो शायद घट चुकी, जो शायद घट चुकी, जो शायद घट चुकी, रट लो, ठीक है। लुप्त जातियां कौन सी जातियां हैं? लुप्त। बचपन में सब खेल खेलते हैं दुबकी दुबका, ठीक है, छिपम छिपाई, हाइड एंड सीक वाला, ठीक है, तो वही वाला खेल खेल लें। खेल खेल में क्या होता है, हम कुछ 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए दुबक जाते हैं, उसके बाद फिर सामने आ जाते हैं कि पकड़े जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये एक बार खत्म हुई है, ये एक बार खत्म हुई है, और अब तक सामने तो आई नहीं है, खत्म हुई या नहीं हमें ये भी पक्की नहीं पता, क्योंकि हमें मिला ही नहीं है कुछ, हमें कुछ मिला ही नहीं है। जैसे इसमें कौन कौन सी जातियां होती हैं, वे जातियां जो आज हमारा पर्यावरण के द्वारा, हमारा पर्यावरण इतना गंदा था जिनके जीवन के लिए, जो ना तो वहां पर सांस ले पाई, ना चल पाई, ना जी पाई, कुछ नहीं कर पाई, ठीक है, तो वे या तो तड़प तड़प के मरे, जैसे ही मरे। पर आज जहां ये पाए जाते थे, जहां ये पाए जाते थे, जहां इनका निवास होता था, जैसे कि अंडमानी टील वगैरह है, ये स्थानीय जातियां
अगर हम वहां पे खोजने जाए और ये वहां पे ना मिले तो हम क्या बोलेंगे, गायब, क्योंकि पूरी दुनिया में घूमते नहीं, वहीं होते हैं और वहां पे मिले ना, तो ये कैसे सोचेंगे गायब। तो ये वही जातियां लुप्त। इसमें क्या है, कोई जाति जो आज हमने जहाँ पे रहती थी वहां पर ढूंढी तो गायब है, जहाँ पे इनका जो निवास क्षेत्र था हमने वहां पर ढूंढी, हमारे वैज्ञानिकों, हमने ये नहीं कि मैं गया आप, हमारे जो वैज्ञानिकों ने वहां पे जाकर ढूंढी, वहां पे मिले नहीं, वहां पे मिले नहीं। कहाँ मिले, कहीं नहीं, या तो उस क्षेत्र से गायब हो गए, या उस प्रदेश से गायब हो गए, देश से गायब हो गए, शायद पूरी दुनिया से गायब हो गए। इसमें कौन कौन से, एशियाई चीता, एशियाई चीता, हाथी वगैरह, ये कुछ और भी है, पर एशियाई चीता और हाथी दो ही आते हैं, ठीक है। अब क्या है, भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण, भारत में वन, भारत में वन, भारत में वन, भारत में मैंने आपको बताया, भारत में 81,000 जैव उपजातियां हैं, भारत में 81,000 जैव उपजातियां हैं, उनमें से, हाँ, और 47,000 क्या है, 47,000 वनस्पति जात है, वनस्पति है। जैव जाति मतलब हम जानवर मान सकते हैं उनमें, हम उनमें जीव जंतु मान सकते हैं, जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु। इनमें क्या है, वन मतलब पेड़ पौधे। टाइम हो रहा, ठीक है भाई। और इनमें से 15,000 कैसी हैं, मूल भारत की, मूल भारत की, इनमें से 15,000 कैसी है, मूल भारत की, जो पहले से भारत में थी, और जो बाकी बची 32,000 है वो कैसी है, जो अंग्रेजी शासनकाल के टाइम या और अलग अलग टाइम के साथ यहाँ पे भारत में लाकर रोपी गई हैं, ठीक। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल क्या होता है मैंने कई बार बता दिया, पुरानी क्लासेस में बताया, 6th के में बता दिया, 9th के में बता दिया, 10th के में बता रहा हूँ, पहले चैप्टर में बताया। औपनिवेशिक काल होता जब भारत गुलाम था, बहुत साधारण से इसका यही मतलब है, ठीक है, किताबी मतलब में जाकर बहुत, अगर हम छोटे टाइप का इसका अर्थ जानना चाहें, शाब्दिक अर्थ जाने, तो औपनिवेशिक काल वो काल जिसमें भारत अंग्रेजों गुलाम था, भारत किसी का भी गुलाम था। भारत गुलाम किसका रहा, अंग्रेजों का, भारत गुलाम किसका रहा, अंग्रेजों का। तो औपनिवेशिक काल वो काल होता है जिसमें भारत अंग्रेजों गुलाम हो। अब उनमें हुआ क्या, उनमें हुआ क्या, अंग्रेजों ने कृषि कराई, कृषि कराई मैंने आपको बताई, कृषि के लिए वन खाली कराए, कृषि के लिए, ठीक है, अपने रेलगाड़ी के लिए, बड़े बड़े जो परिवहन के रास्ते बनाने थे, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमें रास्ते बनाने थे उनके लिए, ठीक है। और हमें इंडस्ट्री बनाई, इंडस्ट्री बनाई बहुत बड़ी बड़ी, कंपनी मतलब फैक्ट्री बनाई बहुत बड़ी बड़ी, औद्योगिकरण करा। तो इन सब के लिए वन खाली करे, जमीन चाहिए होती है, और जमीन कैसी थी, वनों के अंतर्गत, तो जमीन खाली करी। अच्छा, वनों का वर्गीकरण, वन कैसे होते हैं, 3 टाइप की, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वे होते हैं जो बचा दिए गए, इसमें कोई नहीं जाएगा, ये भारत सरकार ने, किसी भी देश की सरकार ने बचा दिया, या किसी भी नीति ने, किसी भी आयोग ने बचा दिया कि अब इनमें कोई नहीं जाएगा, वो रक्षित है, अब इनमें कोई नहीं जाता। दूसरा होता रक्षित, वो तो पहले तो आरक्षित, ये होता आरक्षित, दूसरा है रक्षित। रक्षित में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, संसाधन है, इनका हम यूज करने की ताल में है, और कैसा यूज, जो हमारे विकास में काम है, जो हमारे संसाधन बन सके। तीसरा का था अवर्गीकरण, जो सबसे बड़े उच्च लेवल का होता, बचे हुए संसाधन होते, इसमें कोई संसाधन टाइप का कुछ होता नहीं है, केवल क्या होता है, इंसान छोटे मोटे जो वहां पर वनों में रहने वाले समुदाय होते हैं वो अपने जीवन बसर कर लेते हैं, यहाँ तक केवल थोड़ी बहुत आर्थिक क्रिया चला लेते हैं, तो होता अवर्गीकरण, ठीक है। और एक और बात, 1951 से 80 के बीच, 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 किलोमीटर वन क्षेत्र खत्म हुआ, और बदला किस चीज में, कृषि में। तो भारत में 1980 से 1951 से 1980, 30 सालों के अंदर 200 किलोमीटर वन क्षेत्र जो था, 200 किलोमीटर, 200 नहीं, 26,200, 26,200 किलोमीटर घेर लो, उसके जो इतना वन था, मान लीजिए हमारा 26,200 किलोमीटर वन क्षेत्र है, ये किसमें बदलेगा, कृषि में। वनों का ऐसे ऐसे खत्म हुआ, वनों को जो घेरने का सबसे बड़ा जिम्मा है वो मानव के जिम्मे है, और जिम्मे में क्या, हमने कृषि करी, हमने वहां पे औद्योगिकरण करा, हमने वहां परिवहन चलाए, हमने वहां पे अपनी बड़ी बड़ी कंपनी खोली है, ठीक है। और हाँ, 1980 से 86 के बीच, 1980 से 86 के बीच, 1980 से 86 एक टाइम पीरियड है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पेपर में आएगा नहीं, ठीक है, पर तुक्का अगर आ जाएगा। 1980 से 86 के बीच भारत में पहली बार जो कीट पतंगे होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, मतलब कि मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर, इनमें से कुछ टाइप के ड्रैगन फ्लाई होते हैं, ये एक कीट पतंगे होते हैं सारे, ये ये है एंड,
6 टाइप के पौधे ये संरक्षित जातियों में रखे गए। ये कहाँ रखे गए? संरक्षित जातियों में, मतलब कि जिन्हें बचाने की जरूरत थी, जिन्हें बचाने के लिए जरूरत थी। भारत टाइम टाइम पर नई नई योजनाएं चलाता है, भारत की सरकार नई नई योजनाएं चलाई जाती है। उनमें क्या होता, रिजर्व क्षेत्र बनाए जाते हैं, कुछ रिजर्व क्षेत्र बनाए जाते हैं। उसमें ऐसा होता कि उस क्षेत्र में जहां भी बनाए गए हैं, वो मान लो यूपी में बना दिया, तो उस क्षेत्र में, उस एरिया में पाए जाने वाले जितने भी ऐसे जीव जंतु हैं, जितने भी ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी उपस्थिति पर खतरा मंडरा रहा है, जिनकी उपस्थिति पर खतरा मंडरा रहा है, उनके लिए सरकार जो है कुछ योजना चलाती है, वहां पर उनके घर बनाती है। वो क्या होते हैं? रक्षित क्षेत्र। अच्छा, और एक चीज, हाँ, ये क्या था? ये सारे हो गए, ये हो गए। ठीक है भाई, इतना ही था हमारे चैप्टर में। हमारे चैप्टर में इतना ही था। हमारे चैप्टर में इतना ही था। क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। भारत में वनस्पति जात, सामान्य जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानीय जातियां, लुप्त जातियां, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, वनों का वर्गीकरण। एक बार चाहो लो, एक बार चाहो तो इन्हें लिख लेना, टॉपिक है, इन्हीं से आप सारा पढ़ा दोगे, पढ़ लोगे, पढ़ा दोगे। ठीक है, पेपर में करने के लिए क्या चाहिए? केवल टॉपिक चाहिए, बाकी तो याद रखना पड़ता। टॉपिक चाहिए होता, तो टॉपिक है ये सब। ठीक है, एक बार लिख लो, लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, इन्हें लिख लो। भारत सरकार समय समय के साथ नई नई योजनाएं चलाई जाती है। एक चिपको है आंदोलन हुआ, बीज बचाओ, नवधान्य, अलग अलग टाइप के आंदोलन हुए हैं। ठीक है, 4 लाख हेक्टेयर भूमि, नर्मदा बचाओ, नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत ऐसी भूमि थी जो वन क्षेत्र की थी, लेकिन अब कैसी हो चुकी? लाइट डाउन, लाइट गैप, चलो कोई नहीं, खत्म होने वाला। ये ऐसी थी जो 4000 हेक्टेयर वन क्षेत्र था, लेकिन अब ये जलमग्न है। ये है जलमग्न। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर खत्म हो चुका, क्लास 10th का चैप्टर 7 वन और वन्य जीव संसाधन चैप्टर खत्म हो चुका। उम्मीद करता हूँ पढ़ लेना, ये बोर्ड के लिए इतना पर्याप्त है। अगर बोर्ड की तैयारी के लिए पर्पज लिए आए हो, जो मैंने बताया सफिशियंट है, तो बहुत ज्यादा है, मोर देन सफिशियंट है। तो जितना मैंने बताया उतना आपके लिए काफी है। धन्यवाद, मिलते हैं कल।